हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है पार्ट 2 ऑफ योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कैश फ्लो का मीनिंग, ठीक है। हमने टाइप्स ऑफ कैश इनफ्लो देखे, राइट, जैसे कि कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, और हमने क्लासिफिकेशन भी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो। तो अगर आप लोगों ने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ अभी जाकर पहले फर्स्ट वीडियो देख लीजिए ताकि आपको वो बेसिक नॉलेज समझ में आएगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो। आज हमें ये डिटेल में कवर करना है, ठीक है। जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि क्लासिफिकेशन में आपको याद रखना है कि हमें 3 तरह के क्लासिफिकेशन करना है। नंबर 1 इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नंबर 2 इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड नंबर 3 इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये 3 तरह के एक्टिविटीज मुझे प्रिपेयर करना है। अब जैसे कि मान लो कि आप लोगों ने ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट किया तो इसमें से कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होंगे जो आपके लिए कैश इनफ्लो होंगे, विच इज आल्सो नोन एज रिसीट्स, राइट। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होंगे विच विल रिजल्ट इनटू योर कैश आउटफ्लो, ठीक है, जिसको हम लोग बताते हैं पेमेंट्स, राइट। सो दीज आर योर कैश रिसीट्स एंड दीज आर योर कैश पेमेंट्स, ठीक है। कैश पेमेंट मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है बिकॉज दिस इज अ नेगेटिव अमाउंट, ठीक है। तो जो भी नेगेटिव अमाउंट है वो आपको या तो माइनस साइन के साथ लिखना है या तो उसको ब्रैकेट में करके लिखना है, ये याद रखना। सेम इज फॉर इन्वेस्टिंग, देयर विल बी सम एक्टिविटीज व्हिच विल रिजल्ट इनटू योर कैश इनफ्लो, राइट, एंड सम एक्टिविटीज व्हिच विल रिजल्ट इनटू योर कैश आउटफ्लो। उसी तरह से हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी इसको डिवाइड करना है, ठीक है। अब आज के वीडियो में हमें ये समझना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कौन से टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस आ सकते हैं, सेम फॉर इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एट द एंड ऑफ द वीडियो हम लोग एग्जांपल्स भी ट्राई करेंगे कि जिससे आप लोग ये और अच्छे से समझ पाओगे, राइट। सो स्टे ट्यून एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऐसी चीज है कि जो आपके बिजनेस में प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज है, राइट। इट इज आल्सो नोन एज प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ये ऐसी एक्टिविटीज है कि जो बिजनेस में आपको रेवेन्यू अर्न करने में मदद करती है, ओके। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, यू मैन्युफैक्चर, लेट्स से यू आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, ठीक है। तो आपके लिए मेन बिजनेस एक्टिविटीज क्या होंगी? एक तो स्टील का जो भी रॉ मटेरियल है उसको परचेज करना, ओके। दूसरा क्या होगा, जो आप फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करने वाले हो जैसे कि स्टील, उसको आपको सेल करना है। सो योर मेन प्रिंसिपल रेवेन्यू एक्टिविटीज आर परचेज एंड सेल। अब मान लीजिए परचेज कर रहे हो तो परचेज आपके लिए क्या हो जाएगा, कैश आउटफ्लो, क्योंकि आपके बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है। और सेल क्या हो जाएगा आपके लिए, कैश इनफ्लो, क्योंकि उससे आपका बिजनेस में पैसा वापस आ रहा है। क्लियर? सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग, क्योंकि इससे आपको क्लासिफिकेशन में क्लैरिटी आएगी कि कौन सी एक्टिविटीज हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड करना है, ठीक है। और ये एक्टिविटीज से आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर होगा। क्लियर? और एक एग्जांपल, मान लीजिए हम लोग परचेज एंड सेल तो रेगुलरली करते ही है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग, मतलब कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जो मुझे डे टू डे बेसिस पे बिजनेस में करना पड़ता है, ठीक है। सोचिए फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, राइट। जो भी हम लोग वेजेस है, जो हम लोग लेबर को पे करते हैं, फिर हमारा जो स्टाफ है, लेट्स से परमानेंट स्टाफ है कि टेम्पररी स्टाफ, उसको मुझे सैलरी तो पे करना पड़ेगा, तो वो भी मेरे डे टू डे रूटीन एक्सपेंडिचर ही है, ठीक है, ओके। सो पेमेंट ऑफ वेजेस, then you can say payment of salaries, these are all your principal revenue producing activities। या तो ये ऐसी एक्टिविटीज है जो आपको आपके बिजनेस ऑपरेशंस में मदद करती है। सो these are all classified under operating activities। clear guys? चलिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपके टाइप ऑफ बिजनेस पर भी डिपेंड करेगा, ओके। सो एक होता है फाइनेंशियल कंपनी, ओके, जिसका मेन बिजनेस क्या होगा, फाइनेंस प्रोवाइड करना, ठीक है, मतलब कि लोन वगैरह प्रोवाइड करेंगे, फिर सिक्योरिटीज परचेज करते हैं, सिक्योरिटीज सेल करते हैं, राइट।
और दूसरा टाइप होगा हमारा नॉन फाइनेंशियल कंपनी। फाइनेंशियल कंपनी को छोड़ के जितने भी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज है वो सारे किस में कवर होंगी, नॉन फाइनेंशियल कंपनी। ओके, सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में अगर आपको मान लो कि कोई एग्जांपल में ऐसा पूछा है कि दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री और दैट पर्टिकुलर कंपनी इज अ फाइनेंस कंपनी, तो आपका क्लासिफिकेशन पूरा चेंज हो जाएगा, राइट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं कैश सेल्स की बात कर रहा हूँ, राइट, सेल ऑफ गुड्स। तो सेल ऑफ गुड्स क्या चीज है कि जो नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए ट्रांजैक्शन है, ठीक है। फाइनेंशियल कंपनी को सेल ऑफ गुड्स के साथ कुछ लेना देना ही नहीं है, क्लियर। सो फाइनेंशियल कंपनी के लिए ट्रांजैक्शंस क्या हो सकते हैं, सेल ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज मतलब कि लेट्स से इन्वेस्टमेंट, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इस सबको सिक्योरिटीज बोलते हैं। देन परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, ओके, so these are also the operating activities for a financial company, ठीक है गाइस। ये अच्छे से ध्यान रखना कि फाइनेंशियल कंपनी के ट्रांजैक्शन, नॉन फाइनेंशियल कंपनी के जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, सेल ऑफ गुड्स, उसी तरह से परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। जैसे कि सेल ऑफ गुड्स नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, कैश इनफ्लो एंड दिस विल बी कैश आउटफ्लो। सिमिलरली सेल ऑफ सिक्योरिटीज फाइनेंशियल कंपनी के लिए कैश इनफ्लो हो जाएगा और ये हो जाएगा परचेज ऑफ सिक्योरिटीज कैश आउटफ्लो। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपको पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है कि टाइप ऑफ कंपनी कौन सी लिखी है, फाइनेंशियल कंपनी की नॉन फाइनेंशियल कंपनी। यूजुअली आपके जितने भी एग्जांपल्स आते हैं दे आर ऑल बेस्ड ऑन नॉन फाइनेंशियल कंपनी। काफी कबार अगर आपको एग्जाम में आ जाता है तो फाइनेंशियल कंपनी के ट्रांजैक्शंस हमें ध्यान रखना है। और फाइनेंशियल कंपनी में क्या आ सकता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल कंपनी क्या करेगी, कहीं ना कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने वाली है, ठीक है। तो उसका जो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो मैंने बताया कि आपका डे टू डे इनकम और डे टू डे एक्सपेंडिचर, तो फाइनेंशियल कंपनी के लिए जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो उसका डे टू डे इनकम हो जाएगा, ओके। सो इट विल बी इंक्लूडेड अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर अगर शेयर्स में मान लो कि उसने इन्वेस्ट किया है तो उसको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। सो डिविडेंड रिसीव्ड विल आल्सो बी इंक्लूडेड अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इन केस ऑफ फाइनेंशियल कंपनी। ओके गाइस, आई होप यू आर क्लियर। फाइनेंशियल कंपनी और नॉन फाइनेंशियल कंपनी ये दोनों में डिवीजन होगा और दोनों के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो ट्रांजैक्शंस डिफरेंट है, क्लियर। नॉन फाइनेंशियल कंपनी मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आ सकता है, सर्विस सेक्टर आ सकता है, ठीक है। ये सारी इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर्स, राइट, इन सबको हम लोग क्या बताते हैं, नॉन फाइनेंशियल कंपनी। तो उसके लिए सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ सैलरी, वेजेस, राइट, दीज आर दी सम ऑफ द एक्टिविटीज व्हिच आर क्लासिफाइड अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलिए जब हम लोग सेकेंड एक्टिविटी देखेंगे विच इज योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब सोचिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या हो सकता है। सबसे पहले देखा हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी जिसमें हम लोग डे टू डे बिजनेस एक्सपेंडिचर और डे टू डे बिजनेस रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, ओके। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस हो, राइट, लेट्स से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील की बात कर रहे थे, ठीक है। तो जो स्टील हम लोग जिसके लिए हम लोग रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, हम लोग फिनिश गुड्स मतलब कि इन द फॉर्म ऑफ स्टील जो हम लोग सेल करते हैं, दैट इज माय ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब मान लीजिए कि आप लोग स्टील मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में, ओके, तो आपके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या हो सकता है, स्टील मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे कोई मशीन तो चाहिए ना, ठीक है। तो ये मशीन जब मैं परचेस कर रहा हूँ, ओके, मशीन को मैं क्या करूँगा, या तो मैं उसको परचेस करूँगा, ओके। मान लीजिए ये मशीन जो आपने परचेस किया वो आप लोगों ने 10 साल के लिए यूज भी किया। अब 10 साल के बाद उसको मुझे डिस्कार्ड करना है क्योंकि मुझे नया मशीन परचेस करना है। तो मैं ये जो पुराना मशीन है ये मैं क्या करूँगा, सेल करूँगा। और मशीनरी का क्लासिफिकेशन किसमें आता है, फिक्स्ड असेट्स, ओके। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमें क्या इंक्लूड करना है, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ओके, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इसमें मशीन है, प्लांट है, बिल्डिंग है, ये सारी चीजें हम लोग इंक्लूड करेंगे। अब समझिए हर एक एक्टिविटी में मुझे क्या करना है, इनफ्लो डिसाइड करना है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो वाली एक्टिविटीज क्या है और कैश आउटफ्लो वाली एक्टिविटीज क्या है।
तो परचेज ऑफ मशीनरी क्या हो जाएगा? आई एम श्योर अब आप सब लोगों को समझ आ रहा है ये। परचेज विल बी कंसीडर्ड एज कैश आउटफ्लो, और जो आपको ब्रैकेट में लिखना है बिकॉज इट इज अ नेगेटिव अमाउंट, ठीक है, ये आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है। और सेल ऑफ मशीनरी से क्या होगा? आपको पैसा मिल रहा है बिजनेस में, सो इट विल बी ट्रीटेड एज कैश इनफ्लो। आया समझ? अब क्या करेंगे? मान लीजिए कि आपने कोई मशीनरी परचेज किया है फॉर ₹10,000, तो ये मुझे कैश आउटफ्लो मतलब कि नेगेटिव में लिखना है। और मान लीजिए आप लोगों ने कोई सेल किया मशीनरी वही साल में फॉर ₹20,000, ठीक है। तो अगर देख लीजिए कि हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 20,000 में से 10,000 मुझे माइनस करना पड़ेगा, सो माय net cash inflow will be of ₹10,000. So this is how the transactions are to be recorded. Clear guys? ये हमने बात किया फिक्स एसेट्स का, ठीक है। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम लोग सिर्फ एसेट्स का तो बात नहीं कर सकते, ओके। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में और क्या आ सकता है? आप लोग सोचो, राइट। ये तो हम लोगों ने एसेट का सेल और परचेज रिकॉर्ड किया, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में और एक चीज क्या हो जाएगी, तो उसका नाम में लिखा है इन्वेस्टमेंट्स, राइट। और इन्वेस्टमेंट्स आप लोग कौन से फॉर्म में कर सकते हो? शेयर्स, ठीक है, देन कैन से डिबेंचर्स, ओके, बॉन्ड्स, राइट, दीज आर ऑल नोन एज सिक्योरिटीज। तो इन्वेस्टमेंट के भी दो टाइप होंगे, सेल एंड परचेज। सो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी ट्रीटेड एज कैश इनफ्लो, ठीक है, व्हेन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी ट्रीटेड एज कैश आउटफ्लो। So whenever we are talking about sale and purchase of fixed assets और sale and purchase of investment, ये सारे transactions हम लोग record करते हैं under investing activities. Clear guys? और एक चीज या तो और एक transaction जो हम लोग investing activity में include कर सकते हैं, that is advancement of loans. क्या है? Advancement of loans. अब अगर हम लोग किसी बिजनेस एंटरप्राइज को लोन दे रहे हैं, ठीक है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा? एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है, सो इट विल बी ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। तो अगर मान लीजिए कि हम लोगों ने बिजनेस में से किसी को लोन प्रोवाइड किया, तो वो हमें क्या करेगा? रीपेमेंट तो करेगा, ठीक है, कभी ना कभी तो वो पैसा हमें वापस मिलने वाला है। सो रीपेमेंट ऑफ लोन विल बी ट्रीटेड एज कैश इनफ्लो, राइट। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस है कि जो हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कवर अप करना है, ओके। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे कि जो आप लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कवर अप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कैश प्रोसीड्स, ठीक है, कैश प्रोसीड्स मतलब कि आपको कैश मिला है, ठीक है, कैश प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा कैश इनफ्लो, और इसका क्लासिफिकेशन कहाँ पे आने वाला है? इन्वेस्टिंग एक्टिव में, क्योंकि मैं सेल ऑफ एसेट की बात कर रहा हूँ, ओके। मान लीजिए आपको एग्जांपल दिया है कैश प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, तो क्या ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा? नहीं, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा। ये कौन सी एक्टिविटी में क्लासिफाई होगा? अंडर योर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो इस तरह से हमें इसको बाइफरकेट करना पड़ेगा अंडर कैश फ्लो स्टेटमेंट। आ रहा है समझ अब? ठीक है, देन देख लीजिए और एक एग्जांपल, परचेज ऑफ पेटेंट्स, राइट। आई एम श्योर आपको पेटेंट्स पता है, पेटेंट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इन सबको हम लोग क्या बताते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स मींस व्हिच कैन नॉट बी टच्ड एंड सीन, ठीक है। ये ऐसे एसेट्स है कि जिससे हम लोग फ्यूचर में रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई मेडिसिन का रिसर्च किया, ओके, और वो मेडिसिन को आपने पेटेंट करवा दिया, तो ये पेटेंट आप लोग किसी और कंपनी को सेल आउट कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी फार्मा कंपनी को, और उससे आपको पैसा मिलेगा, राइट। सो दिस पेटेंट इज एन इंटेंजिबल एसेट फॉर यू, ओके, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। तो जब हम लोग एसेट की बात करते हैं और एसेट सेल और परचेज की बात करते हैं, तो हमें कहाँ पे क्लासिफाई करना है उसको? अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो परचेज ऑफ पेटेंट विल बी क्लासिफाइड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और उसका फ्लो कौन सा हो जाएगा? आउटफ्लो, क्योंकि पैसा बाहर जा रहा है। आप लोगों ने मान लीजिए कि कहीं किसी और से पेटेंट परचेज किया, ठीक है, उस तरह से मैं पेटेंट किसी को सेल भी कर सकता हूँ, सो इट विल बी ट्रीटेड एज कैश इनफ्लो। आई होप गाइस यू आर क्लियर विद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
अब लास्ट क्लासिफिकेशन हमारा एक्टिविटी का है, दैट इज बेसिकली योर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या आ सकता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऐसी चीज है कि जिससे आपके ओनर का कैपिटल चेंज होता है, राइट। मान लीजिए आप बिजनेस के ओनर है, आपका जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, ठीक है, या तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें कहीं ना कहीं पे कुछ चेंज आ रहा है, दोज ऑल एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मान लीजिए कोई आपकी कंपनी है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, ठीक है, तो आपकी कंपनी में आपका इक्विटी शेयर कैपिटल तो होगा जिससे आपने बिजनेस स्टार्ट किया होगा, राइट। तो जब ये इक्विटी शेयर कैपिटल में कोई बदलाव आता है ना, कोई चेंज आता है, तो वो कौन से क्लासिफाई होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इसमें चेंज कैसे आ सकता है, राइट? सोचिए आप लोग कि चेंज कैसे आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में। मान लीजिए मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल फिलहाल था 10 लाख रुपए, ओके। अब मेरा जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, अब वो मुझे एक्सपांड करना है, ठीक है, मुझे टाटा के साथ कम्पीट करना है, तो मुझे क्या चाहिए? ज़्यादा शेयर कैपिटल चाहिए। चलिए, अब हमने देखा कि इक्विटी शेयर कैपिटल मेरे पास 10 लाख रुपए है, मुझे ज़रूरत है 15 लाख रुपए की, ओके। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो एडिशनल 5 लाख रुपीज़ है, राइट, वो मैं क्या करूँगा? इश्यू करूँगा, ठीक है, बिकॉज आई एम इन नीड ऑफ मोर मनी, सो इट विल बी इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, राइट। तो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल से क्या होगा? पैसा मुझे मिलेगा, ठीक है, सो इट विल बी ट्रीटेड एज कैश इनफ्लो। आया समझ? और जब हम लोग शेयर होल्डर्स को पैसा वापस पे करेंगे, ठीक है, लेट्स से वी आर डूइंग रीपेमेंट, राइट, तो वो हो जाएगा आपके लिए कैश आउटफ्लो। आया समझ? ठीक है, सो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल ये हो जाएगा आपके लिए कैश इनफ्लो। मान लो आप उनको रीपे कर रहे हो, ठीक है, पैसा वापस कर रहे हो, तो वो हो जाएगा आपके लिए कैश आउटफ्लो। क्लियर गाइस? चलिए, अब जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल हमने डिस्कस किया जो आपका ओनर का कैपिटल चेंज कर सकता है, वैसे और एक चीज आती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब ये वर्ड क्या है? प्रेफरेंस। काफी स्टूडेंट्स को अभी भी डाउट है कि भाई इक्विटी और प्रेफरेंस में डिफरेंस क्या है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी ओनर्स ही है, लेकिन उनके पास प्रेफरेंस है। मतलब कि मान लो कि कल अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, मतलब कि बंद हो जाती है, तो उसमें से जो भी पैसा रिकवर होगा वो सबसे पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। फिर जो पैसा बचेगा वो डिवाइड होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक है। सो बोथ आर इंक्लूडेड अंडर शेयर कैपिटल, ठीक है। सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में भी लॉजिक सेम ही रहेगा। अगर मान लो आप लोग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यू कर रहे हो, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज कैश इनफ्लो, राइट। अगर आप लोग पेमेंट कर रहे हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, सो इट विल बी ट्रीटेड एज कैश आउटफ्लो। आया समझ गाइस? ठीक है। सो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हमने दो चीजें देखी, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसका इश्यू, राइट, इश्यू करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा कैश इनफ्लो, और जब हम लोग रीपे करेंगे वो पैसा तो वो हो जाएगा हमारा कैश आउटफ्लो। क्लियर? अब और एक चीज हो सकती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, डिबेंचर्स। क्या होती है? डिबेंचर्स, ठीक है। तो सेम फंड है, डिबेंचर्स हम लोग इश्यू करते हैं, होता है कैश इनफ्लो। जब हम लोग रिडेम्पशन करते हैं, ठीक है, रिडेम्पशन मतलब कि पैसा वापस करना, ओके, रीपेमेंट या तो रिडेम्पशन, ठीक है। द वर्ड व्हिच इज यूज्ड फॉर डिबेंचर्स प्रेफरेंस शेयर इज रिडेम्पशन। हम लोग उसको रिडेम्पशन बोलते हैं। रिडेम्पशन मतलब कि हम लोग जितने भी डिबेंचर होल्डर्स है या तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है जिसने पैसा इन्वेस्ट किया, हम लोग उनको पैसा वापस पे कर रहे हैं, ठीक है। सो रिडेम्पशन विल बी ट्रीटेड एज कैश आउटफ्लो। है समझ? अब देखिए हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में और क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं? इंटरेस्ट पेड, ठीक है। मान लीजिए जिन लोगों ने हमारे कंपनी के डिबेंचर्स इशू किए, ठीक है, या तो आई मीन सॉरी परचेस किए, तो उसको हमें इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, राइट। सो इंटरेस्ट पेड विल बी ट्रीटेड एज कैश आउटफ्लो। जिन लोगों ने आपकी कंपनी के इक्विटी शेयर्स परचेस किए, उसको मुझे क्या पे करना पड़ेगा? डिविडेंड, ठीक है। सो डिविडेंड पेड इज आल्सो क्लासिफाइड अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और वो भी क्या होगा? कैश आउटफ्लो, ठीक है। और एक चीज क्या हो सकती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आपका शेयर कैपिटल चेंज हो रहा है, ठीक है,
और एक ऐसी चीज़ है या तो और एक ऐसा ट्रांजैक्शन है कि जिससे आपका शेयर कैपिटल चेंज हो सकता है। क्या होगा सोचो, वो हो सकता है आपका बोरोइंग्स। क्या हो सकता है वो आपका बोरोइंग्स, ठीक है। बोरोइंग्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो आपका हो जाएगा शॉर्ट टर्म, ठीक है, अपने शॉर्ट टर्म के लिए कहीं से टर्म लोन वगैरह लिया बैंक से या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। दूसरा हो सकता है आपका लॉन्ग टर्म, ठीक है, दूसरा आपका हो सकता है लॉन्ग टर्म। क्लियर? सो बोरोइंग्स में क्या होगा, बोरोइंग्स में भी तो कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो होगा। तो जब हम लोग लोन अवेल करेंगे, ठीक है, जब हम लोग लोन अवेल करेंगे या तो लोन लेने के लिए जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा मेरे लिए कैश इनफ्लो हो जाएगा, ठीक है। और जब मैं लोन का रीपेमेंट करूंगा, लोन को रीपे करूंगा तो वो मेरा हो जाएगा कैश आउटफ्लो, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, रीपेमेंट हो रहा है, ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, प्रोसीड्स आ रहा है। प्रोसीड्स मतलब कि पैसा मिल रहा है, ठीक है, प्रोसीड्स फ्रॉम लोन और यू कैन से प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग, शॉर्ट टर्म या तो लॉन्ग टर्म। तो प्रोसीड्स से पैसा मिल रहा है तो कैश इनफ्लो, रीपेमेंट से पैसा जा रहा है सो कैश आउटफ्लो। सो गाइस दिस वाज द मेन क्लासिफिकेशन ऑफ द एक्टिविटीज, ठीक है। हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखा, हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज देखा और लास्ट में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हमने इन तीनों एक्टिविटीज के एग्जांपल भी देखे, क्या चीजें आप लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो क्लासिफिकेशन था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना है ताकि आपको पूरा वीडियो और पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा, ओके। सो दिस इज ऑल फॉर आवर पार्ट 2। पार्ट 3 में हम लोग और एडवांस चीजें देखेंगे कि कौन सी चीजें अब हमें इंक्लूड नहीं करने, ओके। और कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है कि उसका एक फॉर्मेट है, राइट, उसका एक फिक्स फॉर्मेट है और जो बहुत ही इजी तरीके से मैंने डिजाइन किया है कि जो आपको मैक्सिमम 15 टू 20 मिनट्स में आपको पूरा फॉर्मेट आ जाएगा। यस, आपने सही सुना, मैक्सिमम 15 टू 20 मिनट्स में आपको पूरा फॉर्मेट समझ आ जाएगा एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू और आप लोग इजीली एग्जाम में मार्क्स स्कोर सकते हो, राइट। सो स्टे ट्यून, कीप वाचिंग माय चैनल, कीप सब्सक्राइबिंग और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए। ऑल्सो लाइव क्लासेस आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर क्लास 11 एंड 12, ठीक है। तो अगर आप लोगों को एनरोल करना है सो यू आर मोस्ट वेलकम, आपके लिए ये क्लासेस भी अवेलेबल है। सो स्टे ट्यून ऑन माय चैनल, कीप लर्निंग, थैंक यू।